हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड आई होप आप सभी की जो CSR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन है, ये प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। एंड आज का ये जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर CSR नेट एग्जाम, ये टॉपिक आज के डेट में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इनका इंपॉर्टेंस ही पता नहीं है, इसलिए शायद वो उन्होंने किए ही नहीं होगा। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इनका इंपॉर्टेंस पता है लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतने छोटे नोट्स हम कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंडिया में या IFS के कोचिंग के लिए किया हो, या फिर आपने इंडिया में कहीं से भी क्लासेस किया हो, या फिर आपने सेल्फ प्रिपेयर किया हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके खुद के नोट्स आपके साथ में होंगे। और अगर आपने खुद के नोट्स अपने साथ में नहीं रखे तो डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद के नोट्स ही अपने साथ रखें पढ़ाई के लिए या फिर रिवीजन के लिए। क्योंकि बाकी किसी के भी नोट्स अगर आप लेते हैं तो उन नोट्स में क्या लिखा है और किस सोच के साथ लिखा है, ये उस लिखने वाले को भी पता होगा, वो आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो आपने खुद ने लिखे हुए नोट्स सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके साथ हो। दूसरी चीज, अगर आपके पास नोट्स है तो जैसे कि सभी को, अगर आपने मेरे से रियल पढ़ा होगा तो जब भी मैं रियल के बैच में भी पढ़ाता हूँ, मतलब किसी भी बैच में रियल पढ़ाता हूँ, जब कोर्स एंड हो जाता है लगभग इतनी, मतलब एक लंबी नोटबुक अगर आप साथ में रखते हो ना, तो फिर भी इतनी बड़ी आपकी नोटबुक बन जाती है और इतने नोट्स आपके सिर्फ रियल के बन जाते हैं। लगभग इतने ही नोट्स आपके एब्स्ट्रैक्ट के बनेंगे, और बाकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स है, मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी है, ओडी है, पीडी है, बाकी छोटे मोटे सभी कोर्सेस है। तो ये जो भी सभी कोर्सेस है, इन सभी के नोट्स की अगर हम बात कर ले तो आपके सामने एक बंच पड़ा होगा, जिस बंच का आपको जब एग्जाम नजदीक आएगी तब रिवीजन करनी पड़ेगी, जो कि आसान नहीं होगा स्टूडेंट्स। और ये टाइम वेस्टिंग बात हो जाती है, क्योंकि जब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी सी हुई हो, जब आपको सारे रिजल्ट्स अच्छे से याद हो, जब आपको रिवीजन करनी हो, आप जब रिवीजन करते हो तो आप जब वो बड़ी वाली नोटबुक लेके चलेंगे तो उसमें जो चीज आपको पता है आप उसको ही बार 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 देखते रहते हो, और उसमें भी इतना बड़ा कंटेंट होने की वजह से जो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो शायद जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते वो स्किप हो जाते हैं। ऐसी मिस्टेक्स बहुत बार स्टूडेंट से होती रहती है। तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताने वाला हूं कि शॉर्ट नोट्स किस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपकी नोटबुक है जिसमें आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, आपने रिजल्ट्स भी लिखे हैं, उसके प्रूफ्स भी लिखे हैं, उसके जो भी ऑब्जर्वेशंस है, रिमार्क्स है, नोट्स है, लेमास है, टेस्ट है, थ्योरम्स है, जो भी है वो सारी चीजें जो आपने जिस नोटबुक में लिखी है उस नोटबुक में भी आपको हर जगह पे प्रॉपरली उसका जिस रिजल्ट का इंपॉर्टेंस है उस रिजल्ट के ऊपर कोई तो ऐसा निशान बनाना चाहिए। पहले तो ये बहुत आसान बात है, कॉमन बात है, सबको पता होगी। कोई तो एक ऐसा निशान बना दो जिससे आपको पता चले रिवीजन करते टाइम, अगर आप उस नोटबुक से कर रहे हो तो आपको पता चले कि भाई ये वो पॉइंट है जिसको मुझे रिवाइज करके चलना है जब जब मैं रिवीजन करूंगा। ठीक है, अब बात आती है सेकंड, जैसे जैसे हमारी एग्जाम नजदीक नजदीक आती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात कर देता हूँ, एग्जाम के 4 दिन पहले 5 दिन पहले आपके दिमाग में रहेगा कि यार मुझे अभी एक बार फिर से सभी सब्जेक्ट्स की रिवीजन करनी है। अगर सारे बुक्स एक बंच आपके सामने पड़ा होगा और आप सोचेंगे इस बंच का रिवीजन मुझे करनी पड़ेगी फिर से, उससे बेटर अगर आप कुछ एक ऐसी छोटी नोटबुक कर दे जिस एक नोटबुक में आपके सारे नेट के रिजल्ट्स हो, फिर कैसा होगा, फिर कितना मजा आएगा। एक ही नोटबुक है जिसको रिवाइज करने के बाद आपके सारे नेट्स के रिजल्ट जो भी होंगे, सारे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट जो भी होंगे वो कवर हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स ऐसा हो जाता है ना, तो आप एग्जाम के एक वीक पहले हर दिन रिवीजन कर सकते हो हर सब्जेक्ट की, जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। बहुत ज्यादा, जैसे इंपैक्ट प्लेयर का भी चल रहा है वैसे आपका भी बहुत इंपैक्ट आएगा CSR नेट एग्जाम में। तो इस नोट्स के बारे में अगर मैं बताने जाऊं, जो मैंने खुद ने पर्सनली किया था, जब मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया था तो मैंने भी उस टाइम पे ये सोच के चला था कि मुझे जो नोट्स बनाने हैं, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अब उस टाइम पे मुझे कोई ऐसा प्रॉपरली डेडिकेशन के साथ बताने वाला नहीं था कि हाँ इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, ये टॉपिक्स को करिए, ये टॉपिक्स को मत करिए। तो मैं मेरे हिसाब से कर रहा था, लेकिन मैं एक चीज को लेके बहुत क्लियर था
कि मैं मेरे क्वेश्चंस जब भी सॉल्व करूंगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व अलग से करता चलूंगा, मेरे नोट्स अलग से होंगे। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं अलग अलग मिस्टेक्स कर दूंगा, कहीं पे मैं एक्स्ट्रा वर्किंग करूंगा, कहीं पे मैं कुछ अलग सा थिंकिंग करके वहां पे उसको नोट कर लूंगा। लेकिन जब मेरे नोट्स हो ना, तो नोट्स मेरे इस तरीके से हो कि टू द पॉइंट बातें होती रहे। तो मैंने जब नेट की प्रिपरेशन की थी, नेट की प्रिपरेशन के टाइम में मैंने एक नोटबुक जो है वो पूरी नोटबुक और एक छोटी सी साइड में नोटबुक रखी थी, जिसमें मैंने ओवरऑल नेट के सिलेबस के अलावा बाकी बाकी छोटे मोटे जैसे इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस है, जिसमें हमें कोई कोई चीजें होती है, 11-12 के कुछ बेसिक से फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूलेज को मैंने एक छोटी सी नोटबुक में नोट करके रखे थे। और एक्चुअल में नेट के सिलेबस के लिए मैंने एक अलग से नोटबुक बना के रखी थी, जिस नोटबुक में मैंने ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट्स को कवर कर लिया था। वो कैसे करना है, अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नोटबुक होगी, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा आप सभी स्टूडेंट्स को कि किस किस तरीके से आप लोग जाएंगे तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी, संभव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपने रियल एनालिसिस लिया है, ठीक है, मॉर्निंग के स्टूडेंट्स बता रहे थे बैच में कि सर बस रियल का मत बताइए, बाकी सब्जेक्ट्स का भी उस वीडियो में मेंशन कर लीजिए। मैंने उनको, मतलब उनका मॉर्निंग में चल रहा था कि सर अभी बता दीजिए, तो मैंने उनको बोला कि मैं यूट्यूब पे ही एक वीडियो को अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं नोट्स कैसे बनाए इसके बारे में बता दूंगा। तो उनका वही था कि सर बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में बताइए, रियल के बारे में बताइए। तो हम सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। नोट्स तो नोट्स होते हैं, हालांकि किसी भी सब्जेक्ट के बना लो। तो रियल के फॉर एग्जाम्पल नोट्स बना रहे हैं, तो रियल के लिए हमने जैसे कि उसको सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट्स को यूनिट वाइज अगर उसको देख कितने टुकड़ों में बांटा है, तो आप देख सकते हैं सेट थ्योरी है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है, फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज है, एलसीडी है, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, लिमिट्स। उसके बाद आपका रीमान इंटीग्रेशन है, बाउंडेड वेरिएशन है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस एंड फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है। कोई भी एक चैप्टर उठा लीजिए, जैसे मैं पहले उठा लेता हूं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अब सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स मैंने उठा लिया। अब इसमें सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स में, हाँ, आपको अगर दिक्कतें आ रही है बेसिक बेसिक डेफिनेशन में, तो ऑफकोर्स नोट करना चाहिए। जो जो चीजें, देखो नोट्स उसी के लिए होते हैं जो रिवाइज करे, जो आता है वो रिवाइज नहीं करना होता, जो नहीं आ रहा है याद रखना चाहिए हमें, उन चीजों को अच्छे से नोट करना चाहिए। अगर आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन आप बचपन से जानते हो, इतनी पक्की हो चुकी है आपको पता है कि भाई ये कभी नहीं बोल सकता मैं गलती से भी, उसको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं। लेकिन आप जैसे प्रॉपरली, जैसे इसमें क्या होता है, फिर स्टार्टिंग में पॉइंट कर लीजिए। जैसे कि मैं सबसे पहले क्या करता हूं, बाउंडेड सीक्वेंस को पढ़ाता हूं, ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस को पढ़ाता हूं, फिर उसकी डेफिनेशन एग्जांपल। उसके बाद मैं लेता हूं मोनोटोनिक सीक्वेंस को, मोनोटोनिक सीक्वेंस को, फिर उसकी डेफिनेशन में हम 4 टाइप्स की सीक्वेंस देते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर उसके बाद, और इसमें भी अब जैसे कि मैं यहाँ पे मोनोटोनिक सीक्वेंस बोलूंगा, इसमें मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों कंडीशन an लेस देन an प्लस 1, an ग्रेटर देन an प्लस 1, an लेस इक्वल an प्लस 1, an ग्रेटर इक्वल an प्लस 1, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब ये वर्ड्स प्रॉपरली लिखने हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग is said to be strictly increasing, नहीं, strictly increasing, strictly decreasing is called strictly decreasing, no, सिर्फ लिखना है strictly decreasing। शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स लिखेंगे। आपने जो वहां पे 2 पेजेस में लिखा था ना, जो रियल एनालिसिस के आपने 2 पेजेस में लिखा था, वो 1 या फिर आधे पेज में आपका कंसेप्ट आना चाहिए। इस तरीके से आपके नोट्स हो, नोट्स में एग्जाम्पल ना हो, हाँ नोट्स में काउंटर एग्जाम्पल्स जरूर हो। आपके पास जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को ही लिखा, उसके बाद कॉन्वर्स पार्ट, कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल को सॉल्व जो हमने नोट में किया है ना, हमारे ओरिजिनल नोट्स में हमने क्या किया था, एग्जाम्पल लिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल, उसका कॉन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। उसके लिए एग्जाम्पल क्या लेंगे, मॉड एक्स। अब मॉड एक्स को हमने वहां पे बोला था कि भाई मॉड एक्स ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, उसको चेक भी करवा के दिया। यहां पे नोट्स में जब लिखेंगे तो सिर्फ एग्जाम्पल लिखेंगे मॉड एक्स, बाकी वाला पार्ट जो आपके उस कंटेंट में है ना, अगर इनकेस आपको लग रहा है जब रिवाइज कर रहे हो भाई ये मॉड एक्स जो है ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, तो फिर जाओ उस नोटबुक को देखने के लिए। लेकिन ऐसे तरीके से नोट्स बनाओ बहुत स्ट्रक्चर के साथ। जैसे अब जैसे मेरे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स का। अभी मेरी चंदन सर के साथ भी इसके बारे में 2 दिन पहले बात हुई थी इसी टॉपिक्स को लेके,
और ऑफलाइन क्लासेस में भी हुई थी। तो कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। अब कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रेशन आप लोग सॉल्व करेंगे, आपके पास समझ में आना चाहिए कि एक बहुत स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे हम किस तरीके से। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रेशन किस फॉर्म में होता है, लाइक गामा। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है, आपका जो कर्व दिया है वो कर्व क्लोज्ड है कि नहीं है। लेट अस से आपकी कर्व क्लोज्ड है, ठीक है, और पहले हम बोलते हैं कि क्लोज नहीं है। अगर कर्व क्लोज्ड नहीं है तो तुरंत क्या कर लो, हमें पता है कि 2 पॉइंट्स में कोई भी कर्व जाएगी, हमें पता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, तो इस पाथ से जो इंटीग्रेशन आएगा वही इंटीग्रेशन इस पाथ से आएगा। तो इस पाथ, ये पाथ चूज कर लो, भले गिवन पाथ कुछ भी हो, कर्व क्लोज नहीं होगी, भले गिवन पाथ कुछ भी हो, आप डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो और उनके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ले लो। अब दूसरी केस कर्व क्लोज्ड हो गया। ओके, सो इफ फर्स्ट केस क्या होगी, इफ कर्व क्लोज नॉट क्लोज्ड, ओके, देन यूज, देन व्हाट, यहां पे क्या बोलेंगे, इफ कर्व इज नॉट क्लोज्ड देन यूज लाइन इंटीग्रल। ये लाइन इंटीग्रल में भी आप यू कैन से, ये वाला इंटीग्रल बोलो मैं, लाइन इंटीग्रल मतलब वो वाला एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई, वो वाला इंटीग्रल की बात नहीं कर रहा हूं, ये वाला बेसिकली ये कन्वर्ट उसी में हो जाएगा, बट लाइन के ऊपर इंटीग्रल्स डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। दूसरी केस कि इफ कर्व क्लोज्ड, आपकी कर्व क्लोज्ड है, फिर से इसमें फर्स्ट केस, अभी इसमें केसेस बनते चलेंगे। फर्स्ट केस, एफ इज एनालिटिक, एफ एनालिटिक हो गई तो क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो गया तो क्या हो जाएगा, ओके, बाय कोशी थ्योरम। आगे लिखेंगे बाय कोशी थ्योरम। सेकंड केस, सपोज एफ एनालिटिक नहीं है, इफ एफ इज नॉट एनालिटिक। अब एफ एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक नहीं तो फिर क्या होगा, फिर कैसे केसेस बनेंगे, इसमें फिर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला, पहली केस। दूसरी केस, कोशी एक्सटेंडेड इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है, इन दोनों से भी नहीं हो रहा है, तीसरे केस में जाओ। कौन सी केस थी इसमें, रेसिड्यू फाइंड करना, ठीक है। तीसरा केस कौन सी बन जाती है, रेसिड्यू फाइंड करना। रेसिड्यू से भी काम नहीं बन रहा है, फिर इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड, ओके, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चला। इसके अलावा आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आता कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, देखो ना। अब इसमें हमने क्या क्या बताया, हमने ऑलमोस्ट 90% कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन खत्म कर दिया सिर्फ इतने पार्ट में। इसके बाद बस वो रहते क्या है, मोरेरास थ्योरम रहता है, ठीक है। एप्लीकेशन से अलग बात है, ठीक है ना, एप्लीकेशन से अलग बात है। उसके बाद एक सेक्शन में क्या बोलेंगे, एफ इज कांस्टेंट इफ। अब ये इफ के बाद पहली केस, दूसरी केस, तीसरी केस, लगभग 13-14 केसेस से फटाफट से इसी सिचुएशन में आपका एफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी में स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी थ्योरम लिखेंगे कि भाई आइडेंटिटी थ्योरम के टाइम पे वो यू कैन से इट इज आइडेंटिकली इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप चलते रहते हो, पॉइंट्स डाल दो, जहां पे देन, इफ देन वाला स्टेटमेंट है ना उसको हटा दो, वो इफ देन वर्ड्स को हटा दो, डायरेक्टली वो एफ इज डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कंटिन्यूटी, और सिंपली डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी। ये की पॉइंट्स को लेके चलेंगे आप लोग। तो मेरे हिसाब से आप एक नोटबुक में, और ये कब करना है आपको, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चलो भाई आज से काम छोड़ दो सब कुछ, ये नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, जी नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको करना कैसे, जब आप प्रिपरेशन अभी कर लोगे, आप जिस भी कोर्स का भी प्रिपरेशन लेटेस्ट से स्टार्ट कर रहे हो, लेटेस्ट से आपने लीनियर का प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दिया, अब लीनियर का प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करवा दिया ना, अब क्या करेंगे लीनियर के प्रिपरेशन में, अब आप पहले मैट्रिसेस पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई अलग अलग से स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आप मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, अब मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, अब क्या लिखते बैठेंगे, मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है, नहीं, वो टाइम चला गया, वो 11-12 का पार्ट था। अभी क्या पढ़ना है, हमें बेसिक पता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब बेसिक चीजें हमें सारी चीजें पता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, सारी चीजें पता है। डायरेक्टली हम कहां पे आते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तो फिर डाल दो डायरेक्टली इनवॉल्यूटरी, वो एक वहां पे एक आइगन वैल्यूज के लिए भी एक स्ट्रक्चर है ना, वो ये वाला सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल में बोल देते हैं कि हम भाई आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा तो ये आइगन वैल्यूज होगी, सिमेट्रिक होगा तो ये होगा, उसके बाद क्यू सिमेट्रिक होगा तो 0 प्योर इमेजिनरी होता है,
आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा तो +or-1 होता है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होता तो इस तरीके से आपके नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा तो 0 होगा। उसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसका क्या होता है, A इंटू A ट्रांसपोज क्या होता है, वो 1 बन जाता है। सो इसका डिटर्मिनेंट का स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए +or-, मतलब बेसिकली उनकी वैल्यूज क्या आती है, +or-1 आ जाती है जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा तो। ठीक है, तो बेसिकली आपको वो स्ट्रक्चर, ये एक अच्छा स्केलेटन है जिससे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की डिफरेंट आइगन वैल्यूज किस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर बनाते बनाते चल जाते हैं तो ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आप बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस में आपके सारे नोट्स यूज कर पाएंगे, बना पाएंगे। और जब भी आपको रिवीजन करनी हो, आपका मन हो गया, आप 5 घंटे में सारा नेट का सिलेबस रिवाइज कर सकते। तो आई होप आप सभी को आइडिया आ चुकी होगी कि जो नोट्स है वो नोट्स बनाते टाइम आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना। मैं फिर से एक बार एंड में कंक्लूड कर देता हूं कि हमारा जो सिलेबस है, पहले तो इस बात को याद रखें कि आप टॉपिक्स ले लो। जैसे कि मैंने ले लिया सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में मोनोटोनिक सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस, उसके बाद लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, नॉन कॉन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, उसके बाद इंपॉर्टेंट लिमिट्स, उसके बाद लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, फिर सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, कोशी सीक्वेंसेस, स्ट्रक्चर, पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स में मोनोटोनिक सीक्वेंस डेफिनेशन, ये रिजल्ट, बाउंडेड सीक्वेंस डेफिनेशन, ये रिजल्ट, लिमिट पॉइंट डेफिनेशन, ये रिजल्ट। कौन से रिजल्ट? अब जैसे कि लिमिट पॉइंट की सीक्वेंस आपने ले ली, मतलब सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट की आप बात कर रहे हो, तो सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट की बात करते टाइम आप क्या बोलेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस में इनफिनिट लिमिट टाइम रिपीट हो रहा है, वो लिमिट पॉइंट हो गया, या फिर वो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। यही दो केसेस है। अब ऐसी सीक्वेंस जिसको यूनिक लिमिट पॉइंट हो, ऐसे सीक्वेंस जिसको फाइनाइट हो, जिसको अनकाउंटेबल हो, जिसको काउंटेबल लिमिट पॉइंट्स हो, अलग अलग से माइंड में क्वेश्चंस चलते रहते हैं। वो स्ट्रक्चर एक होता है ना कि आपको कहीं यहाँ है आप, ठीक है, आपको कहीं पे कुछ ढूंढना है, आपके पास वो ऐसी छोटी गेम्स होती है ना, आप यहाँ हो, आपके पास अलग अलग रास्ते हैं, आपको एक रास्ते पे पहुंचना है यहाँ से, तो वो करते क्या, हम यहाँ से ओपन करेंगे, हमें पता है यहाँ से वहां जाने के लिए रास्ता क्या, हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास 5 रास्ते, हम इसको ओपन करते हैं। तो पहला टॉपिक हमने उठा लिया, वो टॉपिक उठा लिया, अब उसको ओपन करेंगे, उस टॉपिक के अंदर जाएंगे तो और 4-5 टॉपिक्स आ जाएंगे, सब टॉपिक्स, उसमें से एक टॉपिक उठा लिया, फिर से ओपन करेंगे, वो एक सब टॉपिक के रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसको ओपन कर लिया, फिर उसके प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। माइंड में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते चलो। आपको एट ए टाइम सारी चीजें याद नहीं रहती, लेकिन आप याद रख सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज चलेंगे तो आपको याद रख सकते हो। आप एट ए टाइम सारी चीजें बोल नहीं सकते, लेकिन कोई पूछे तो वो पर्टिकुलर बात आप बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? क्योंकि आपके माइंड में वो एक एक सेक्शन में फिट होता जा रहा है कि भाई ये टॉपिक है, इस टॉपिक के ये रिजल्ट से, इस रिजल्ट के बेसिस पे ये हमारे ऑब्जर्वेशंस निकलते हैं, ये रिमार्क्स निकलते हैं, और इसके टाइप पे इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते चलते हो, जैसे कि कॉम्प्लेक्स में मैंने दिखा दिया, इंटीग्रेशन का पार्ट है, इंटीग्रेशन को इस तरीके से स्ट्रक्चर में बना दो। वैसे एनालिटिक फंक्शन का है, आपके पास एनालिटिक फंक्शन आता है, तो एनालिटिक फंक्शन के तुरंत उसके बाद क्या आता है, हार्मोनिक फंक्शंस, सीआर इक्वेशन, उसकी नेसेसरी कंडीशन अलग है, सफिशिएंट कंडीशन अलग है। उसके बाद आपके पास यू दिया हो, एनालिटिक फंक्शन हो, तो वी को कैसे निकाले, वो मेथड्स का एक शॉर्ट फॉर्म बना दीजिए कि भाई आपके पास यू है, यू एक्स निकाल दो, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाल दो, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे के बाद क्या करेंगे, उसको प्लस फाइव ऑफ एक्स डाल देंगे और उसको कंपेयर करेंगे आगे के v के साथ। तो ये कंपैरिजन होने के बाद आपको फंक्शन मिल जाता है v। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, आपको एनालिटिक खत्म हो जाता है, आपकी सिंगुलरिटीज खत्म हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, रेसिड्यू खत्म हो जाएंगे, पावर सीरीज खत्म हो जाएगी। इतना खत्म होने के बाद आपका 80% जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही नोटबुक में ट्राई कीजिए, कि चाहे तो थोड़ी बड़ी नोटबुक ले लीजिए, एक ही नोटबुक में ट्राई कीजिए कि आपके सारे नोट्स रेडी हो जाए, ताकि कल जाके आप जब नेट क्वालिफाई भी हो जाएंगे, आपको पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो नोट्स आपके साथ हो और शॉर्ट वाली नोट्स हो। हर टाइम पे आप वो बड़ी वाली नोटबुक पढ़ नहीं सकते ना, हर टाइम पे ऐसा संभव ही नहीं है कि आप पूरे के पूरे डिटेल, हाँ आपको कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी हो, फिर वो नोटबुक काम आएगी। लेकिन ओवरऑल आपको कोई बोले कि कल आपका इंटरव्यू रेडी हो क्या, ऐसे संभव है एक दिन में सारे पढ़ लेना, नहीं भाई, फिर उस टाइम पे यही नोटबुक काम आएगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये जो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए जो नोटबुक आपके पास हो, और वो लाइफ टाइम आपके साथ हो, तो उसको बनाइए और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे, सीएसआर नेट के एग्जाम के टाइम पे एंड में आप इस नोटबुक का काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इसका इम्पैक्ट भी आपके एग्जाम में जरूर आएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आज की ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और काफ़ी आपको हेल्प करेगी आने वाले CSR नेट एग्जाम में और अपकमिंग फ्यूचर में भी। अगर आपके पास ये नोटबुक हो तो वो एक खजाना है आपके लिए, याद रख देना सारे रिजल्ट्स एक साथ। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट जल्दी नए किसी वीडियो में जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट होगी। इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, उस टॉपिक पे जरूर मैं वीडियो बना दूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कौन से टॉपिक से आपकी रिक्वायरमेंट है वीडियो बनाना, किस टॉपिक के ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, so thank you so much once again. Wish you all the best for your preparation and happy learning. Thank you.